अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च थीसिस के हवाले से कि रिसर्च थीसिस कैसे लिखा जाए, उसकी चैप्टराइजेशन कैसे होती है। सेम गोज़ फॉर द रिसर्च थीसिस एट बीएस लेवल, एमफिल लेवल एंड पीएचडी लेवल। सो बहुत सारे लोगों को इसमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू राइट अ थीसिस। इससे पहले हम ये जान लें कि बेसिकली रिसर्च है क्या। अब कई लोग इसे एक मजमूआ समझते हैं दो वर्ड्स का। सो इट इज़ नॉट सो। री एंड सर्च, इसमें जो पहला री है ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ नहीं हुआ, ये कंप्लीट वर्ड है। इसका मतलब सर्च अगेन नहीं है, कतन नहीं है। इसका मतलब है थोरो सर्च, एक कंप्लीट सर्च, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्च, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिव किस्म की सर्च करते हैं। और सर्च हम क्या करते हैं? फैक्ट्स की, हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। अब इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको मैं एक और वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। हर एक टाइप में हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, फिनोमिनन्स को एक्सप्लोर करते हैं, हम बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं। उस हवाले से हम बहुत ज़्यादा लिटरेचर जो पढ़ते हैं उसकी कलेक्शन होती है, उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली, इंटेंसिवली पढ़ा जाता है। रिसर्च क्या? बेसिकली रिसर्च एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन है किसी ऐसे फिनोमिना में जो कि कुछ मदद एक्सप्लोर कर रहा है, आपकी अटेंशन चाह रहा है। कुछ ऐसा फिनोमिना जिसने आपकी अटेंशन चाहिए और उसके अंदर आपको रूम नज़र आया कि यहाँ पे कुछ काम होने वाला बाकी है। उसमें हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसके ऊपर डिबेट होती है। ये सारा एक बड़ा साइंटिफिक किस्म का प्रोसेस है। सो रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक इंक्वायरी और रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इनटू फैक्ट्स। ठीक है। अब ये जो रिसर्च बेसिकली इसमें और क्या करते हैं हम कि हम सिर्फ नई चीज़ें सामने लेके नहीं आते, हम पुरानी चीज़ों को इंप्रूव भी करते हैं। जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि किसी ज़माने में वो येलो बल्ब्स होते थे, रिप्लेस हो गए, ट्यूबलाइट्स आ गई, रिप्लेस हो गई, एलईडी बल्ब्स आ गए। अब ये क्या हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हो रहा है। पहले शैम्पूज कैसे थे, अब कैसे हो गए, गाड़ियाँ पहले कैसे थी, अब कैसे हो गई, किस तरह चीज़ों के अंदर एक इंप्रूवमेंट आ रही है, लाइफस्टाइल किस तरह इंप्रूव हो रहा है, बिजली को रिप्लेस कर रहा है सोलर, ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से है। सो रिसर्च पुरानी थेरीज को ऑब्सोलीट बनाती है, नई थेरीज लेके आती है, नई थेरीज के ऊपर काम भी करती है, पुरानी थेरीज को रिजेक्ट भी करती है या एक्सेप्ट भी करती है। इसमें हम हिस्टोरिकल लेवल पे भी जाते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव लेवल पे भी जाते हैं, हम क्वालिटिवली भी काम करते हैं, क्वांटिटेटिवली भी काम करते हैं। सो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो होगी। अब पहले बात करते हैं रिसर्च थीसिस। अच्छा, अब अगर आपने अपना प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की, अब उस प्रॉब्लम एरिया को सबसे पहले आपने नैरो डाउन करना है, स्पेसिफाई करना है। आपको एक प्रॉब्लम नजर आया टीचर्स के हवाले से या स्टूडेंट्स के हवाले से, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स who are from rural backgrounds, they're not very good or very proficient in English. अब ये बहुत जनरलाइज किस्म का प्रॉब्लम है। अब आपने अपनी स्टेटमेंट जो बनानी है, जो रिसर्च टॉपिक बनाना है, उसको बड़ा स्पेसिफिक करना है। अब स्पेसिफिक कैसे करेंगे? आप इसे बिल्कुल इतना स्पेसिफिक कर देंगे कि आपको अपनी डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, आप जाना कहां चाह रहे हैं। सो आपने अब आप इसमें देखेंगे कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, अब ये बहुत ब्रॉडर एक टर्म हो गई। स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, ये भी बहुत ब्रॉडर हो गया, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड तो पूरे पाकिस्तान में है। और इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारा कुछ है कि स्पोकन इंग्लिश और लेवल पे है, रिटन, फिर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारा कुछ जो है ये आपके डिफरेंट लेवल्स हैं। हम एक ब्रॉडर लेवल से एक शॉर्टर लेवल पे आएंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पैक्ट लेवल पे आएंगे, ताकि हम अपने आप को डिटरमिन करें कि हम काम क्या करना चाह रहे हैं। सो इट कुड बी लाइक दिस के आपने एक एरिया डिटरमिन कर लिया, वहां से जो आपने यानी पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, वो वाला रूरल एरिया,
या एक पर्टिकुलर कॉलेज या स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ एरिया से, आपने इस तरह अपने आप को डिलिमिट कर लिया। और फिर आपने ये देखना है कि रिटन जो अपने स्ट्रक्चर या स्पोकन स्ट्रक्चर ले लें आप, कि उनकी स्पीकिंग कैसी है, इंग्लिश को स्पीक बोलते कैसे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, एक्सेंट कैसा है। हालांकि इसके अंदर भी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके जा सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इटसेल्फ इज ब्रॉडर, एक्सेंट इटसेल्फ इज ब्रॉडर। सो हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे इसको डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, अब आपके पास आता है फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है, इट ऑलवेज बिगिंस विद इंट्रोडक्शन। टेंटेटिवली क्या होता है कि टेंटेटिवली जो आपका हर रिसर्च थीसिस है उसकी जो मेन हेडिंग है, जिसको हम टाइटल हेडिंग कहते हैं, चैप्टर हेडिंग, वो 18 में होती है टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट में। फिर उसमें जो फर्स्ट हेडिंग जो है, जिसको मेन हेडिंग कहा जाएगा, वो 16 में होती है, सब हेडिंग 14 में होती है, जो आपका रनिंग टेक्स्ट है वो 12 में होता है, और ये सारा टाइम न्यू रोमन में होता है। अच्छा, अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो आपका जो थीसिस है वो लेफ्ट साइड से 2 के मार्जिन पे होगा और बाकी सारा 1.5 के मार्जिन पे होता है। 2 इसलिए कि वो बाइंडिंग में आ जाता है। खैर, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर भी करता है, डिफर भी करता है कि वो आपको क्या स्कीम दे रहे हैं। नॉर्मली लाइंस की जो स्पेसिंग है वो 1.5 होती है। वो देखा होगा आपने, एक लाइन उसके नीचे दूसरी लाइन कितना टाइम लेती है, कितनी स्पेस लेती है, वो 1.5 होती है। लेकिन अगेन इट मैटर्स और इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी के, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या स्ट्रक्चर है। सो इन चीज़ों के लिए, या जो इनिशियल पेजेस हैं जिसमें आप एक्नॉलेजमेंट्स देते हैं, उनके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी से रजू करें। बाकी जो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तकरीबन सब में सेम होता है। हाँ, समवेयर सुपरवाइजर्स दे ट्राई टू मर्ज द चैप्टर्स, लेकिन वो उनकी विश है अगर वो कहें, अदरवाइज यू कैन गो विद व्हाट डायरेक्शंस आई एम गिविंग टू यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब जो आपका इंट्रोडक्शन है, दैट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव होल। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो आपका, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश की आप बात कर रहे हैं, सो यू कैन बिगिन लाइक दिस कि आप इंग्लिश से स्टार्ट लें, कि इंग्लिश लैंग्वेज से। आपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, इंग्लिश लैंग्वेज के जब आपने उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, फिर कि लिंगुआ फ्रैंका है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। नाउ कनेक्ट दैट टू लाइक इट्स स्पोकन लेवल, कि कहाँ कहाँ पे इंग्लिश जो है वो ज़्यादा बोली जा रही है और किन किन एक्सेंट्स में बोली जा रही है, जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है, किस तरह। अब वहाँ से फिर आप उसको नीचे लाएं और बताएं कि रूरल एरियाज़ में कैसे बोली जा रही है, अर्बन एरियाज़ में कैसे बोली जा रही है। यानी आपका बेसिकली बताने का मकसद है कि आपने एक हारमोनियस होल बनाना है। लाइक आपने एक लाइन लिखी है, वो लाइन लिंक्ड होगी नेक्स्ट लाइन से, वो लाइन लिंक्ड होगी नेक्स्ट लाइन से। इस तरह आपकी हर लाइन का लिंक होना चाहिए, कोई चीज़ हवा में नहीं होनी चाहिए। रिसर्च में आप साथ साथ जो भी कहेंगे वो आपकी अपनी वर्डिंग नहीं होगी, आप साथ साथ उसे वेट करेंगे, साथ साथ आप उससे साइट करेंगे रेफरेंसेस को। वो भी मैं आपको लिटरेचर रिव्यू में बताता हूँ कि किस तरह आप रेफरेंसेस को कोट कर सकते हैं। ओके, रेफरेंसेस या साइटेशंस को। मूविंग नेक्स्ट, जब आपने इंट्रोडक्शन के बारे में लिख दिया, तो इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च थीसिस कर रहे हैं एमफिल लेवल पे, बीएस लेवल पे, तो आपका जो एक इंट्रोडक्शन जिसमें आप अपने उस टॉपिक के बारे में, यानी उसकी एक बेसिक बैकग्राउंड दे रहे हैं कि इंग्लिश और उसके बाद इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, लिंगुआ फ्रैंका, स्पोकन इंग्लिश, डिफरेंसेस वगैरह, ये आप इसके बारे में जो डिटेल देंगे वो आपके 1.5 और 2 पेजेस इन स्पेसिंग के साथ, जो मैंने बताया इस फॉन्ट साइज के साथ, जो A4 शीट के ऊपर आपके 2 पेजेस होते हैं, दे आर इनफ। वरना नॉर्मली 1.5 ऑल्सो गोज। ओके, देन वी कम टू फर्स्ट थिंग, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली कई लोगों को ये लिखने में बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ती है। बहुत सिंपल सा, फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है कि डायक्रॉनिक एनालिसिस ऑफ ऑर्थोग्राफिक पैटर्न्स ऑफ CMC, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मेरा एमफिल का टॉपिक था। अब आपको ये टॉपिक मिल गया, अब इसको आपने स्टेटमेंट में कैसे बताना है? यू कैन से लाइक दिस के दिस रिसर्च इंटेंड्स टू एक्सप्लोर or this research intends to make a diachronic analysis of the orthographic patterns of computer mediated communication.
सो यहां पे आपका कोई भी टॉपिक होगा, आप उसके शुरू में दिस रिसर्च वांट्स टू, दिस रिसर्च इंटेंड्स टू, दिस रिसर्च इज एक्सप्लोरिंग, या दिस रिसर्च एक्सप्लोर्स, दिस रिसर्च प्रोब्स इनटू, दिस रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स। अब आगे जो आपका टॉपिक है आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन बात यहां तक नहीं है, आगे आपने थोड़ी सी डिटेल देनी। वो क्या होगी कि दिस रिसर्च इंटेंड्स टू एक्सप्लोर the diachronic analysis, or this research wants to make a diachronic analysis of orthographic patterns of CMC। फिर यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन की वजह से वी फाइंड के जो स्पेलिंग्स हैं द पैटर्न इज चेंजिंग, और जो चेंजिंग है पैटर्न इनका ये अभी नहीं, ये काफ़ी अरसे से जारी है इंग्लिश में। इंग्लिश में चेंज एक बड़े अरसे से आ रहा है। सो चौसेरियन टाइम से, जब से इंग्लिश प्रॉपरली शुरू होती है, से अब तक इंग्लिश स्पेलिंग्स के अंदर कंसिडरेबल चेंज आई, और हम इसमें आई या वी यूज नहीं करते, हम रिसर्चर यूज करेंगे। सो रिसर्चर इंटेंड्स टू इन्वेस्टिगेट कि वो क्या क्या लेवल्स हैं जिसके ऊपर स्पेलिंग्स के अंदर चेंज आया, या रिसर्चर इंटेंड्स टू इन्वेस्टिगेट कि वो क्या क्या लेवल्स हैं जिनकी वजह से एक रूरल स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं होती उसकी स्पोकन इंग्लिश में। यानी आपने टॉपिक देके नीचे टॉपिक की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, अगला आपका स्टेज है इसकी ऑब्जेक्टिव्स। अब रिसर्च जो आपका क्वेश्चन डेवलप होगा, आपका जो टॉपिक होगा, और प्लस जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे अलाइन होने चाहिए। अलाइन किस तरह होंगे कि फॉर एग्जांपल अब आपका ऑब्जेक्टिव इसमें क्या हो सकता है कि टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ द चेंज इन द ऑर्थोग्राफिक पैटर्न्स, ठीक है, to explore the role of computer mediated communication in the change of the orthographic patterns of English। और ये आपने 2 या 3 से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो उनको अचीव करना मुश्किल हो जाता है, आपकी रिसर्च बहुत ब्रॉडर हो जाती है। हमें रिसर्च को फैलाना नहीं है, हमें उसको समेटना है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप आ जाएंगे उसके बैकग्राउंड पे। सो बैकग्राउंड में आप क्या बताएंगे कि इससे पहले क्या क्या मेजर वर्क्स हुए, यानी आपके रिसर्च जो आप लिख रहे हैं कुछ तो उस पर काम हुआ होगा ना ऑलरेडी। बहुत रेयर रिसर्चेज होती हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम ना हुआ, तो आप उससे रिलेटेड काम को थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं इस काम को कर रहा हूं। फिर आप आ जाएंगे सिग्निफिकेंस पे कि आपके रिसर्च की क्या सिग्निफिकेंस है, जो रिसर्च आप लिख रहे हैं पढ़ने वाला उससे क्या फायदा लेगा, जो इस टॉपिक के ऊपर सिमिलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है उसको क्या फायदा होगा, जो आपके वो हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं लोग, उनको क्या फायदा होगा आपके रिसर्च से। सो स्पॉन्सर को हम नॉर्मली मेंशन करते हैं जब हम प्रपोजल्स लिख रहे होते हैं ताकि हमें फंडिंग मिले। ओके, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस पे या हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस नॉर्मली साइंटिफिक रिसर्चेस में होता है जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, जो लिटरेचर को या डिस्क्रिप्टिव लेवल पे लिंग्विस्टिक्स को डील करते हैं, हम उसमें रिसर्च क्वेश्चंस भी रख सकते हैं, हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम रिसर्च क्वेश्चंस रखते हैं। सो रिसर्च क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, अगेन वो अलाइंड होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि what are the reasons for the change in spellings since the inception of English writing? Or what is the role of computer mediated communication in bringing about a rapid change in the spelling patterns? इस तरह तो आपने ये बता दिया। आपके रिसर्च क्वेश्चंस भी 2 से या 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर आप आ जाएंगे इसकी डिलिमिटेशन पे। अब आपने यहां बताना है कि भाई मैं ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा डाटा एक्सप्लोर करूं। तो आपके पास अगर स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश लेवल पे या स्पोकन के हवाले से आप उसे डिटरमिन कर रहे हैं, तो आप अपनी जो डिलिमिटेशन है उसे क्लियर कट बता देंगे कि ड्यू टू बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट दिस रिसर्च इज डिलिमिटेड टू। अब डिलिमिटेड टू पे क्या आएगा आगे ये आपकी अपनी है, रिसर्च टू रिसर्च वेरी करता है कि आप इसे किस पे डिलिमिट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल यू कुड से कि डिलिमिटेड टू 10 schools in the vicinity of any area जिसमें आप रह रहे हैं या जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी है, कि यहाँ पे इसके आसपास 10 schools या 10 यूनिवर्सिटीज़ या 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, इनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं
उनका एक एनालिसिस करूंगा। वो आगे हम बाद में बताएंगे किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। सो ये आपने अपनी डिलिमिटेशन बता देनी। आप लिटरेचर में तो बता सकते हैं कि ड्यू टू टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट दिस स्टडी इज डिलिमिटेड टू 50 पोम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्या आपने बता दिया जी, इससे ज्यादा पे मैं नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें हम अपनी बता देते हैं एक तरह से लिमिटेशन के। अब इसमें बेसिकली डिलिमिटेशन और लिमिटेशन में क्या फर्क है? लिमिटेशन ये होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, और आप उनको खाना पीना नहीं पूछ सकते क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, आपके पास कोई एक्सपेंसेस नहीं है, पैसे नहीं है। ये आपकी लिमिटेशन है। डिलिमिटेशन क्या है कि आपके अगर कोई मेहमान आता है, आप चाय भी पूछ सकते हैं, ठंडा भी पूछ सकते हैं, खाना भी पूछ सकते हैं, आप उसे एक गिलास जूस तक ही रखते हैं कि भाई ये इसका बिल है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिलिमिटेशन, क्या आपने अपने आप को डिलिमिट कर लिया अपनी आसानी के हवाले से। तो हम रिसर्च में अपने आप को अपनी आसानी के हवाले से डिलिमिट कर लेते हैं क्योंकि हमने बजट का भी ख्याल रखना है, हमने टाइम का भी ख्याल रखना है कि एक सर्टेन टाइम में हमने अपनी रिसर्च को पूरा करना है। यहां पे आपका टेंटेटिवली फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, एक अच्छा काम क्या है कि आप नीचे जहां पे आप फर्स्ट चैप्टर खत्म कर रहे हो, आप वहां पे एक और हेडिंग दे दो जिसमें आप बताओ कि समरी ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, कि नेक्स्ट चैप्टर किस बारे में, ये बता देना कई दफा ज्यादा अच्छा होता है। अब आप इनकी नंबरिंग कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर है, सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, सो 1.1, ऑब्जेक्टिव्स 1.2, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी 1.3, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी 1.4, रिसर्च क्वेश्चंस 1.5, डिलिमिटेशन 1.6, और ये अगर आपने बताना है नेक्स्ट चैप्टर 1.7। यहां पे आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप ऑब्वियसली साइटेशंस देंगे, रेफरेंसेस कोट करेंगे। अब आ जाए सेकंड चैप्टर पे। अब सेकंड चैप्टर में हमारे पास जो लिटरेचर रिव्यू, जिसे लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं और द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर भी कहते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, वो कम से कम लास्ट 10 ईयर्स से ज्यादा पुराना या उससे पहले का लिखा हुआ ना हो। उससे क्या होता है, आपकी रिसर्च थोड़ी सी उसके अंदर एक ऐसा शक पैदा हो सकता है कि क्या इसके बाद से काम नहीं हुआ इस एरिया के ऊपर। बहुत सारे थीसिस होते हैं, लोग 1952 की कोट्स उसमें डाल रहे होते हैं, 80s की साइटेशंस डाल रहे होते हैं, हालांकि उसके बाद उसके अंदर शायद वो थीरीज जो उन्होंने पहले दी वो रिजेक्ट हो गई होंगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे हमारा काम है कि हम जितने भी लिटरेचर उसके ऊपर रिलेटेड है उसको देखें। अब वो लिटरेचर क्या है? दैट इज सपोर्टिंग लिटरेचर। हम अपने आर्ग्यूमेंट्स जो बन रहे हैं, हमारे जो डाटा में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, उनको हमने साइटेशंस देनी है लोगों की कि भाई ये मैं नहीं कह रहा, और अगर मैं कह भी रहा हूं तो ये देखो ये इसका सबूत है कि ये उस बंदे ने कहा है, मैं उसको कोट कर रहा हूं। इस तरह सो आपने एक तरह से पहले एक टेंटेटिव सा एक बना लेना है अपने लिटरेचर रिव्यू की आउटलाइन। आउटलाइनिंग इज इंपॉर्टेंट। आउटलाइन आपकी थीसिस में नहीं आएगी, ये एक बैकग्राउंड वर्क है। आपको पता हो कि आपने किस किस एरिया पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लिंग्वा फ्रैंका, इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, इंग्लिश लैंग्वेज के फर्दर जो उसकी क्लासिफिकेशन है, फिर स्पोकन रिटन, ये इंग्लिश, और फिर उसके बाद इंग्लिश का जो बाकी जो इन चारों स्किल्स की बात करके इन चारों स्किल्स की इंपॉर्टेंस, और उसके बाद फिर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, फिर स्पोकन इंग्लिश की क्या किस तरह इम्प्रूव हो सकती हैं। फिर आप आ जाएंगे अपने टॉपिक पे कि स्पोकन इंग्लिश क्यों बेहतर नहीं है रूरल एरियाज में। ओके जी, अब इसमें जो रेफरेंसेस हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? तो सबसे इजी ये है कि अगर आपके पास एक्सेस है डिजिटल लाइब्रेरीज की, वो बहुत अच्छी है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। जे स्टोर और इस तरह के बहुत सारे आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहाँ से आपको यहाँ पे रिसर्च जो आर्टिकल्स हैं वो मिलते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर आप जा सकते हैं बहुत सारी पेड वेबसाइट्स पे जहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। आप अगर ये सब कुछ आपके लिए नहीं है, इवन गूगल इज देयर टू हेल्प यू। आप गूगल पे जाके टाइप करें, आपको उससे रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी। एक और वेबसाइट मैं आपको बताता चलूं,
pdfdrive.com। अब ये pdfdrive.com है, इसमें आपको फ्री मटेरियल मिलता है। इसमें रिसर्च थीसिस भी हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं, प्रपोजल्स भी हैं, बुक्स भी हैं, बुक चैप्टर्स भी हैं। बहुत सारी बुक्स आपको इस पे अवेलेबल होती हैं जो आपको वैसे नहीं मिलती। और अगर आपको कोई बुक इधर भी नहीं मिल रही, फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं, आप उनको ज्वाइन करें, उन ग्रुप्स में जाएं, आप वहाँ पे एडमिन को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मुमकिन है कि वो किताब आपके पास पेड हो, उनके पास ऑलरेडी मौजूद हो। सो वो एक दूसरे की हेल्प का एक प्लेटफॉर्म है। अब इनको साइटेशंस कैसे कर सकते हैं? साइटेशंस का एक तरीका तो बहुत सिंपल आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे दे देता हूं, जहां पे मैंने सिखाया कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं साइटेशंस और रेफरेंसेस ऐड करने के लिए। उसमें आप बेसिकली करते हैं क्या कि आपने एक लिटरेचर का रिव्यू कर रहे हैं, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई थीसिस पढ़ा, कोई बुक पढ़ी, कोई मूवी का रिव्यू, कोई वेबसाइट का रिव्यू, वो आप डालना चाह रहे हैं, तो आप साथ साथ उसकी एंट्री करते जाएंगे। वो उस एक एंट्री के बाद आपका रनिंग रेफरेंस यानी साइटेशन उसमें ऐड करता जाता है और उसका एंड रेफरेंस अपने पास स्टोर करता जाता है। सो व्हेन यू आर डन विद द होल थीसिस, आप बिब्लियोग्राफी में जाके इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे, आपके वो सारे जो रेफरेंसेस हैं आ जाएंगे और सारे एक वो पूरी एपीए के हिसाब से आएंगे, जो भी एडिशन आपके पास उस वर्ड में अपडेटेड है। लेटेस्ट वर्ड होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो लेटेस्ट एपीए का एडिशन होगा, उसमें आप एमएलए भी कर सकते हैं, उसमें आप दीगर को भी यूज कर सकते हैं, एंड नोट भी आप यूज कर सकते हैं। एंड नोट को यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा उसकी टेक्निकलिटीज का पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो बेसिकली क्या है कि आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू में आपने अपने वर्क्स से रिलेटेड देखना है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सो जब आप टाइप करेंगे गूगल स्कॉलर के ऊपर, गूगल बुक्स के ऊपर, आपको बेशुमार रिलेटेड थीसिस मिल जाते हैं। जब आप उन थीसिस के ऊपर जाते हैं, आपको वहां पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जिनमें आप डाटा ले सकते हैं। गूगल बुक्स या गूगल स्कॉलर आपको कई दफ़ा ये अलाउ भी करता है, या रिसर्च गेट जिस तरह वेबसाइट है वो आपको अलाउ करती है कि आप उसके रेफरेंस को कॉपी कर लें। तो आप एपीए एमएलए जिसमें चाहते हैं वहाँ से कॉपी करें और उसको ऐड करते जाएं। सो फॉर एग्जाम्पल इस होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड इट हैज़ बिकम लिंगुआ फ्रैंका। डेविड क्रिस्टल in 2001 says that English language has globally overcome all the languages of the world। अब ये मैंने अपनी बात को एक तरह से ऑथेंटिकेट कर दिया एक स्कॉलर के। अब जो नहीं कि डेविड क्रिस्टल का नाम अंग्रेजों वाला है तो वो ज्यादा अच्छा स्कॉलर हो गया। इवन आपका भी रिसर्च पेपर कहीं पे पब्लिश्ड है एक नेशनली इंटरनेशनली, तो आप कोई आपका दोस्त आपको भी कोट कर सकता है कि उस बंदे ने ये कहा, क्योंकि नाउ यू आर अ रिसर्चर और आपकी बात उतनी ही ऑथेंटिक है जितनी डेविड क्रिस्टल की है, जितनी सुजैन हैरिंग की है, फर्लो की है। सो ये बहुत सारे काम जो कि बाकी लोग कर रहे हैं, आपका भी एक उसके अंदर एडिशन है जिसको आप आपके दोस्त यूज कर सकते हैं। आप अपने आप को भी कोट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। ओके, लिटरेचर रिव्यू जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इसके अंदर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो नॉलेज है आपके टॉपिक से रिलेटेड वो आप उसमें कोट कर दें, उसमें यानी कुछ ऐसा इब्हाम ना रह जाए कि कोई चीज यानी कोई नई थ्योरी आई हो और आपने बताई ना हो। सो अप टू डेट नॉलेज आपने दे देना कि यहां तक ये काम हो चुका है, अब आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 है आपका मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी जो है आपकी इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने पूरा एक प्रोसेस बताते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके जो वाइवाज होते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मेथोडोलॉजी जो है वो आपसे पूछी जाती है कि आपने क्या किया। सो इसमें आप पहले बताते हैं कि आपको बताना चाहिए कि आपकी रिसर्च है क्या, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इसकी नेचर क्या है, टाइप के हवाले से क्या है, और फिर इसमें सबसे पहले आप इसमें बताना शुरू करते हैं कि आपका इसमें जो सैम्पलिंग क्या थी, सैंपल क्या था। सैंपल क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन को आप नहीं मिल सकते, उनसे डाटा नहीं ले सकते, तो आप उनका एक 10% ले लेते हो टेंटेटिवली, वो आपका सैंपल है। आप एक पूरा शैम्पू यूज करने से पहले एक साशे पैक ले लेते हो कि मैं ट्राई कर लूं। सो ये ट्रायल वर्जन पे होता है। सो आप एक सैंपल ले लेते हो। सैम्पलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, इनको हम अलग डिस्कस करेंगे। इसमें एक होती है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। सो नॉर्मली जो है लिटरेचर में या लिंग्विस्टिक्स में हम नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं। बुरी वो भी नहीं है, लेकिन यह है कि जो
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें सब लोगों को एक नोन चांस होता है सिलेक्ट होने का, इसमें सब लोगों के पास नोन चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का। उसकी अपनी टाइप्स हैं जिसमें स्ट्रैटिफाइड है, रैंडम सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। यहाँ पे हमारे पास पर्पसिव है, कन्वीनियंट है, कोटा है, स्नोबॉल है, यानी ये नॉन प्रोबेबिलिटी में। आपने कोई एक सैम्पलिंग टेक्निक उसमें बतानी है जो कि आपने यूज़ की, सैंपल बताना है कि इतनी पॉपुलेशन थी उसमें से इतना हमने सैंपल ये टेक्निक यूज़ करके लिया। अच्छा, अब इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया? इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट और टूल एक ही चीज़ है। आपने क्वेश्चनियर यूज़ किया, आपने सर्वे किया, केस स्टडी की, आपने ऑब्जर्वेशंस की, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, आपने जो एक डिस्कोर्स एनालिसिस किया, आपने एक कॉर्पस एनालिसिस किया, ये सारा आपने वहाँ पे बताना है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपकी मेथोडोलॉजी पे या अपने टूल के बारे में बता दिया, फिर डाटा कलेक्शन आप बताएंगे थर्ड चैप्टर के अंदर कि आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है। तो आप अपने कलेक्शन का तरीका बताएंगे प्रॉपर, और फिर उसके एनालिसिस का भी कि भाई कलेक्शन हो गया, अब एनालिसिस कैसे होगा। क्वेश्चन है तो नॉर्मली हम उसे SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज इसके जरिए करते हैं कि आप उसमें क्वेश्चनियर को एंटर करते हैं। क्वेश्चनियर जब उसमें एंटर हो जाता है, यानी उसमें एक क्वेश्चनियर के सारे रिस्पॉन्सेज, फिर दूसरे के रिस्पॉन्सेज, तीसरे के रिस्पॉन्सेज, एंड में वो डाटा आप जो भी चाहेंगे वो आपको सारा डाटा एज इट इज़ बना के दे देगा। हाँ, एंट्री की उसमें इशू होता है कि फॉर एग्जांपल आपके अगर 15 क्वेश्चन है तो आप 15 के 15 क्वेश्चंस पहले एंटर करोगे और उसमें बताओगे कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप डेमोग्राफिक्स भी उसमें डालोगे, आप उसके अंदर जो उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी जो चाहिए, अगर आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें डाल के फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे जिनको आइटम्स कहते हैं। उन आइटम्स के बाद इन सारी चीज़ों पे छोटी छोटी वीडियोस आएंगी कि आइटम्स किस तरह बनाए जाते हैं, सैम्पलिंग की क्या टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करें रिसर्च थीसिस के हवाले से। ओके, सो व्हेन यू आर डन विद दिस, फिर आप बताएंगे कि आपका फ्रेमवर्क क्या होगा। आप नॉर्मली हम रिसर्च में क्या करते हैं कि हम अगर एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे अगर ऑलरेडी काम हुआ है तो आप उसका कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क होगा जो उस बंदे ने यूज किया है। सो यू कैन यूज द सेम फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोग्राफी पे बात करेंगे तो ऑर्थोग्राफिक फीचर्स पे मेरा एक फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने जॉन्सेबियन मॉडल के नाम से उसे रखा। सो जॉन्सेबियन मॉडल को आप यूज करेंगे तो आपको वो पैरामीटर्स मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन मिल जाएंगी जिसकी बेस पे स्पेलिंग्स चेंज हुए आज तक। आप अपने थीसिस में उसी मॉडल को यूज करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं जो डाटा आपको मिल रहा है। सो मेरा डाटा फेसबुक पे था, 3 साल का जो डाटा था, आप ट्विटर पे ले सकते हैं, आप कहीं से आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं। सो ये एक तरीका हो गया इसको यूज करने का। अच्छा, 4th चैप्टर जो है आपका डाटा, आपका एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस में आपका क्या काम है कि अगर तो आपके पास SPSS आपने यूज किया, सो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे उसका टेबल आ जाएगा कि ये टेबल है, वो रिस्पॉन्सेज के कहाँ से मिलेंगे, एक्सेल से भी मिल सकते हैं, आपको SPSS से मिलेंगे। आपने SPSS के उसमें रिस्पॉन्सेज दिए कि भाई इतने क्वेश्चन से इतनों ने यस किया, इतनों ने नो किया, ये उसकी परसेंटेज थी। और उसके बाद फिर नीचे उसकी उसके नीचे उसका ग्राफ आ जाएगा जो आप वहीं से बना सकते हैं, आप वर्ड में भी बना सकते हैं, आप एक्सेल में भी बना सकते हैं। वो ग्राफ देने के बाद आप नीचे फिर एक्सप्लेन करेंगे, जो टेबल है आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपके टीचर्स आपके साथ इंग्लिश बोलते हैं। 8 ने कहा नहीं बोलते, 2 ने कहा बोलते हैं। अब आप नीचे ग्राफ देंगे, उसके बाद जब आप एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ चार्ट भी हो सकता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, जो आपको पसंद हो। नीचे जब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरह होगा कि द टेबल का फिर नंबर आ जाएगा। 4th चैप्टर है तो 4.1, ठीक है, या 4.1.1 अगर वो फर्स्ट हेडिंग में है, कि जो टेबल ये जो है ये शो करता है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्री द टीचर डज नॉट टॉक टू देम इन इंग्लिश, और इंग्लिश इज नॉट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम। आगे फिर आप बताएंगे कि इससे क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। फिर टेबल 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह आप सारा देंगे। अगर आपका ऑनलाइन डाटा है तो ऑनलाइन डाटा को भी आप उन्हीं टेबुलर फॉर्म्स में लेके आएंगे और उनकी परसेंटेजेस, फ्रीक्वेंसीज इस तरह बनाएंगे, आप उसके हवाले से वो डाटा सामने लाएंगे। अगर आप कर रहे हैं एक तरह से, मसलन बहुत सिंपल सी एक रिसर्च पेपर आप लिख सकते हैं,
जिसमें आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। सो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द रोड नॉट टेकन, आप देखिएगा ये ऑलरेडी मौजूद है। आप देखें गूगल पे जाके कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ रोड नॉट टेकन, ये जो नज़म का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस है ये उसने कैसे किया। सो उसमें जो ये चैप्टर है उसमें उसने पूरा बताया कि फ्रीक्वेंसी कितनी थी एडजेक्टिव्स की, नाउन्स कितने थे, फिगर्स ऑफ स्पीच कितने यूज हुए, पोइटिक डिवाइसेस कितनी यूज हुई। तो आप इस तरह भी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, फाइनल योर चैप्टर इज योर फाइंडिंग्स, योर रिकमेंडेशंस, योर सजेशंस। सो आप उसमें अपना सारा एक तरह से सम अप करेंगे, क्या आपने क्या किया इस पूरे थीसिस में, क्या आपके पास रिजल्ट्स थे, वो रिजल्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। आप उन रिजल्ट्स की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप उसमें अपना इनपुट देते हैं कि आप इससे अखज़ क्या कर रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो होना चाहिए, क्या क्या काम होने बाकी हैं। सो यहाँ पे आप आके अपने रिसर्च को, थीसिस को एंड करते हैं। सो बीएस लेवल, एमफिल लेवल, पीएचडी लेवल सबके ऊपर ये तकरीबन सेम है। सो इस वीडियो को आई होप सो कि आप सबको बड़ी इजी मैंने समझा दिया होगा। जो नेक्स्ट वीडियोस आ रहे हैं इंशाल्लाह उसमें मैं बड़े ही कैटेगोरिकली डिटेल में जाके चीज़ों को दिखाऊंगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आजकल एमफिल या बीएस कर रहे हैं उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि हमें एक प्रॉपर बता दिया जाए, गाइड किया जाए कि हम रिसर्च करते किस तरह। सो ये एक तरीका है। जो लोग ये चाहते हैं कि वीडियो के बारे में यानी कि हर चीज़ बड़ी डिटेल होनी चाहिए, उनके लिए मैं बता दूं कि हमें सारी चीज़ों को अचानक डिटेल में नहीं ला सकते, तो हम चंक्स में लेके आएंगे। हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करने के तरीके क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से जो क्वेश्चन है कैसे बनता है क्वेश्चनेयर, अच्छा बुरा क्वेश्चनेयर कैसा होता है, हाइपोथेसिस के ऊपर एक अलग वीडियो होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग वीडियोस भी आपको इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।